अब मैं एक सोर्स कोड फाइल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया M70A, उसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया Q, और Q की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, और उस पब्लिक वेरिएबल की वैल्यू है 100। फिर मैंने एक मॉड्यूल M70B बनाया, दूसरा मॉड्यूल सेम फाइल, इसके अंदर मैंने Q की वैल्यू को एक्सेस किया। ऊपर वाला मॉड्यूल है M70A.Q, तो इससे Q की वैल्यू 100 प्रिंट होगी। तो किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल को अपन अलग मॉड्यूल में एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे M70A.Q इक्वल टू M70A.Q प्लस 10, इससे Q नाम के वेरिएबल में 110 हो जाएगा। अब अपन उसको प्रिंट करवाएंगे तो 110 प्रिंट होगा। तो ये तो जो मैंने आपको समझाया है वो है मॉड्यूल दूसरे वेरिएबल, मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल है वो दूसरे मॉड्यूल में कैसे एक्सेस करते हैं। अब नई चीज क्या है कि इस प्रोग्राम में दो मॉड्यूल, अब जब दो मॉड्यूल हैं तो इसको मैंने सेव जिस फाइल में किया है उसका नाम है multimodule.pb। अब इसको कंपाइल करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि कौन से मॉड्यूल वाला मेन यूज में आना चाहिए। तो मैंने लिखा vbc multimodule.pb स्लैश मेन कॉलन M70B। तो इसका मतलब M70B जो मॉड्यूल है उसका मेन रन होगा जब अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा रहा हूं और कंपाइल करके। पहले अपन इस प्रोग्राम को एक फाइल में क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे अपन multimodule.pb, और फिर उसके बाद अपन उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो अब अपन देखें, मैंने ये प्रोग्राम एक फाइल में सेव कर दिया, उस फाइल का नाम है multimodule.pb। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ vbc multimodule.pb और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो आप एरर आया है, सब मेन इज डिक्लेयर्ड मोर देन वंस, क्योंकि मेन दो मॉड्यूल में है। तो मैंने प्रोग्राम को डायरेक्टली कंपाइल किया vbc multimodule.vb लिख के, तो एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर दो मॉड्यूल है और दोनों में ही मेन है। तो ये कौन से वाले मेन को रन करेगा, तो इसलिए इसने कंपाइल टाइम पे ही एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि सब मेन इज डिक्लेयर्ड मोर देन वंस। अब इसको कंपाइल करने का तरीका क्या है, इसके बाद अपन लिखेंगे मेन कॉलन M70A, एंटर। अब सही कंपाइल हुआ। इसका मतलब अब जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा मल्टी मॉड्यूल लिख के, तो इसके अंदर जो M70A मॉड्यूल है उसका मेन रन होगा, और उसके अंदर मैंने क्या डिस्प्ले करवाया है, Q is 100। जबकि अगर मैं इसको कंपाइल करूं vbc multimodule.pb स्लैश मेन कॉलन M70B, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो M70B वाला रन होगा, जिसमें मैंने क्या किया है, पहले Q की वैल्यू को प्रिंट करवाया है मतलब 100, और फिर Q की वैल्यू में 10 ऐड करके प्रिंट करवाया है मतलब 110। नेक्स्ट है इनमरेशन। इनमरेशन क्या होता है, पहले इनमरेशन एक डेटा टाइप है जिस टाइप के वेरिएबल में कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज में से ही कोई वैल्यू असाइन हो सकती है। जैसे मैंने इनम बनाया वीकडे, इसके अंदर संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक सारे स्टोर कर दिए। अब जब अपन इनम टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे, डिम के एज वीकडे। अब के वेरिएबल में अपन संडे से लेके सैटरडे तक का कुछ भी असाइन कर सकते हैं। कैसे, के इक्वल टू वीकडे डॉट संडे। अब मैं डायरेक्टली संडे असाइन नहीं कर सकता हूँ, इसमें मुझे पहले इनम का नाम लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद मेंबर का नाम आएगा। डिम के एज वीकडे, वीकडे डॉट संडे।
जब अपन इनम टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो उसके अंदर की न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट होती है। तो संडे फर्स्ट है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 0 होती है। अगर मैं के में वीकडे डॉट फ्राइडे असाइन करूं तो फ्राइडे की वैल्यू 5 होगी। अगर मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूं और इसमें वीकडे डॉट वेडनेसडे असाइन कर दूं तो वेडनेसडे का मतलब क्या है 3। इनम टाइप के वेरिएबल में अपन डायरेक्टली इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन ऐसा असाइन करेंगे वीकडे डॉट सन तो अब सन तो कुछ है ही नहीं तो एरर आएगा। तो इनम वहां यूज में आता है जहां आपको किसी वेरिएबल के अंदर कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज में से ही कोई वैल्यू असाइन करनी हो, प्लस इनम का यूज करके अपन मल्टीपल कांस्टेंट्स एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये जितने भी डिक्लेयर हुए हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। संडे की वैल्यू 0 है, मंडे की वैल्यू 1 है, ट्यूसडे की वैल्यू 2 है। ये इनम बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सी में पढ़ा। जब अपन इनम के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज नहीं देते तो फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 होती है और बाकी सबकी पिछले वाले से एक ज्यादा होती है। तो संडे की 0 हो गई तो मंडे की पिछले वाले से एक ज्यादा, मतलब 1, ट्यूसडे की 2, वेडनेसडे की 3, ऐसे ही सैटरडे की 6। अब अगर अपन चाहें तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी दे सकते हैं। कैसे? इनम कलर। अब इनम का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इंटीजर होता है, मतलब इसके अंदर जो अपन वैल्यूज दे सकते हैं वो इंटीजर की रेंज में कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। इंटीजर की रेंज आगे लिखी हुई है मैंने। अब मैंने यहाँ रेड की वैल्यू -2 दी है तो ऑरेंज की उससे एक ज्यादा होगी, मतलब -1। ग्रीन की मैंने 2 दी है, ब्लू की 3 दी है, मैजेंटा की 10 दी है तो इसके नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू नहीं दी है तो इसके पिछले वाले से एक ज्यादा, मतलब 11 होगी। तो इनम स्टेटमेंट काम में आता है इनम बनाने के लिए। इनम और इनम का नाम, और इनम एंड किससे होता है? एंड इनम से। फिर अपन इनम टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम के एज कलर, और इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे इस तरीके से, इनम का नाम कलर डॉट रेड। तो कलर डॉट रेड मतलब इसके अंदर -2 आएगा। ग्रीन असाइन करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही जो जो वैल्यूज असाइन करी हैं वो प्रिंट होंगी। बनाते हुए अपन उसका डेटा टाइप ही जैसे इनम कलर एज लॉन्ग। अब इनम के अंदर लॉन्ग रेंज की अपन कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। रेड में मैंने 100 दी, मैजेंटा में मैंने ये वैल्यू असाइन करी, तो इसके अगले वाले में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर की रेंज से ज्यादा होगी। इंटीजर की मैक्सिमम रेंज ये है, उससे एक ज्यादा होगी। एक ज्यादा होगी और ज्यादा हो भी सकती है क्योंकि इसका डेटा टाइप मैंने क्या दिया है? लॉन्ग। तो मैजेंटा की वैल्यू आ रही है 47 लास्ट में, ये जो इंटीजर की रेंज में है, जबकि इसका जो नेक्स्ट मेंबर है उसकी वैल्यू 48 है, जो इंटीजर की रेंज में नहीं है, लॉन्ग की रेंज में है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अपन इसका डेटा टाइप इंटीजर से ज्यादा। तो सबसे पहले आ जाए अपन नया टॉपिक, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? जिसमें एक ही मेथड होता है, एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिनमें कुछ डिफरेंस होता है, उनके सिग्नेचर में डिफरेंस। सिग्नेचर मतलब या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, या डेटा टाइप, या सीक्वेंस। तो सबसे पहले अपन देखें मेथड ओवरलोडिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे एक ऐड नाम का मेथड बनाया जिसके 2 आर्ग्यूमेंट, फंक्शन बनाया ऐड जिसके 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट है और ये इंटीजर रिटर्न, फिर एंड फंक्शन। ऐसे ही मैंने ऐड बनाया 3 इंटीजर्स आर्ग्यूमेंट वाला, ऐसे ही मैंने ऐड बनाया 4 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं जिनके नाम ऐड हैं, तीनों में डिफरेंट क्या है? काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो जब मैं ऐड को 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में कॉल करूंगा तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला ऐड कॉल होगा, 2 के साथ में कॉल करूंगा तो 2 वाला ऐड कॉल होगा, और 4 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो 4 वाला ऐड कॉल होगा।
5 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा या एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा या पास ही नहीं करूंगा तो एरर आए। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग जिसमें अपन ने डिफरेंट काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग करी। अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक बना दूं ऐड 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला, दूसरा भी 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला, तो कंपाइल टाइम एरर। तो मेथड ओवरलोडिंग में 3 में से कुछ चीजें डिफरेंट होनी चाहिए, या तो काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या डेटा टाइप या सीक्वेंस। नेक्स्ट है मेथड ओवरलोडिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब यहां आप देखोगे मैंने बनाया सब डिस्प्ले, डिस्प्ले जिसका एक आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप, दूसरा डिस्प्ले जिसका एक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप। तो जब मैं डिस्प्ले को m के साथ कॉल करूंगा, m मतलब इंटीजर के साथ, तो इंटीजर वाला डिस्प्ले कॉल होगा, जबकि डिस्प्ले को अगर j मतलब मैं स्ट्रिंग के साथ में कॉल करूंगा तो ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट वाला डिस्प्ले कॉल होगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ मेथड्स डिस्प्ले है, काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों में सेम है, ऊपर वाले डिस्प्ले में भी एक आर्ग्यूमेंट है, नीचे वाले में डिफरेंट क्या है, डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं दोनों में x एज इंटीजर और x एज इंटीजर लिखूं तो एरर आएगा। मेथड ओवरलोडिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आप यहां देखोगे सब डिस्प्ले पहला है, नीचे भी डिस्प्ले। अब यहाँ पे ऊपर वाले डिस्प्ले के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, x एज स्ट्रिंग और टाइम्स एज इंटीजर। नीचे वाले के टाइम्स एज इंटीजर और x एज स्ट्रिंग, दोनों में दो दो आर्ग्यूमेंट है, डेटा टाइप भी सेम है, सीक्वेंस डिफरेंट। फर्स्ट वाले में पहले स्ट्रिंग है फिर इंटीजर, सेकंड वाले में पहले इंटीजर है फिर स्ट्रिंग। तो अगर काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है तो सीक्वेंस डिफरेंट होनी चाहिए। जब मैं डिस्प्ले को रेनबो कॉमा 3 लिख के कॉल करूंगा तो ऊपर वाला कॉल होगा, रेनबो जाएगा x में और 3 जाएगा टाइम्स। जबकि मैं डिस्प्ले 5 कॉमा स्नोफॉल लिखूंगा तो नीचे वाला कॉल होगा, डिस्प्ले टाइम्स में 5 जाएगा और x में स्नोफॉल जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है मेथड ओवरलोड। यहाँ पे मैंने सब प्रोसीजर के अंदर तो मैंने टोटल क्या किया है, 1 से लेके टाइम्स तक लूप चलाया और x की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो जब पहला डिस्प्ले कॉल होगा तो रेनबो 3 बार डिस्प्ले कॉल होगा, 3 बार डिस्प्ले होगा, और दूसरा वाला डिस्प्ले कॉल करेंगे तो स्नोफॉल 5 टाइम्स डिस्प्ले होगा। लूप चला के मैंने जो भी इंटीजर वैल्यू पास करी है उतनी बार इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। मेथड ओवरलोडिंग के 3 तरीके हो गए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब मेथड ओवरलोडिंग के केस में अपन एरे भी एज आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखो ये डिस्प्ले नाम का प्रोसीजर है, इसका आर्ग्यूमेंट एरे टाइप का है और इस प्रोसीजर के अंदर मैंने एरे के डेटा को डिस्प्ले कर, जबकि ये जो नीचे वाला डिस्प्ले है इसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है। तो जब मैं डिस्प्ले को मेन के अंदर देखें तो डिम आई एज इंटीजर डिस्प्ले आई लिखेंगे तो ये वाला डिस्प्ले कॉल हो इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला। जबकि अगर मैं मेन के अंदर से डिस्प्ले को एरे पास करूंगा, मैंने एक एरे डिक्लेयर करी मेन में के और उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, डिस्प्ले को अगर मैं एरे पास करूंगा तो कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा, ये ऊपर वाला। अब यहाँ पे ऊपर वाले का भी एक ही आर्ग्यूमेंट है डिस्प्ले का और नीचे वाले डिस्प्ले का भी एक आर्ग्यूमेंट है। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, डेटा टाइप। ऊपर वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक इंटीजर एरे है, नीचे वाले डिस्प्ले का जो आर्ग्यूमेंट है वो सिंपल इंटीजर। तो अपन मेथड ओवरलोडिंग में एज आर्ग्यूमेंट एरे भी हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक ऐड बनाया है जिसके 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट और रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। इसके बाद जो मैंने ऐड बनाया है इसके 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट और ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप। तो इन दोनों ऐड में काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, सब कुछ सेम है, रिटर्न टाइप डिफरेंट।
तो रिटर्न डेटा टाइप के बेस पे ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो इसमें एरर आएगा कंपाइल करने पे। क्या एरर आएगा? कैन नॉट ओवरलोड ईच अदर बिकॉज दे डिफर ओनली बाय रिटर्न टाइप्स। तो रिटर्न टाइप्स के बेस पे ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। यही एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, कैन नॉट ओवरलोड ईच अदर बिकॉज दे डिफर ओनली बाय रिटर्न टाइप्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न टाइप पे ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। असाइनमेंट है, आपको एक शो सम फंक्शन बनाना है जिसका आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप किया है, और आपको इंटीजर जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम करना। शो सम दूसरा फंक्शन बनाना है जिसका आर्ग्यूमेंट है एक इंटीजर, और आपको उस इंटीजर की डिजिट्स का सम करना है। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का असाइनमेंट है। नेक्स्ट है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। मेन के आर्ग्यूमेंट्स, प्रोग्राम को रन करते हुए अपन कुछ वैल्यूज पास कर सकें, ऐसा अपन देखें सब मेन, और इसके आर्ग्यूमेंट है यहाँ args एज स्ट्रिंग। अब मुझे करना क्या है इसमें, इस प्रोग्राम में, कि प्रोग्राम को रन करते हुए यूजर कुछ वैल्यूज पास करेगा, उन सबका सम करना। तो इस प्रोग्राम को जब अपन रन करेंगे तो कैसे रन करेंगे? M79 तो प्रोग्राम का नाम है, और साथ में ये अपन वैल्यूज पास करेंगे 10, 20, 30 और 2। ये ऐसा करने पे मेन कॉल होगा, और ये जितनी भी वैल्यूज जो मैंने पास करी हैं ये args नाम की एरे में आके स्टोर हो जाएगी। args एरे का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। तो मैंने यहाँ प्रिंट करवाया console.writeLine काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज args.length। तो इसकी लेंथ क्या आएगी? 4, क्योंकि मैंने 4 वैल्यू पास करी। फिर मैंने एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया लॉन्ग टाइप का, और लूप चला के एरे की सारी वैल्यूज का सम कर दिया। अब सम करने के लिए मैंने args का टाइप स्ट्रिंग है, तो मैंने उसको पहले सी इंट से कन्वर्ट किया। सम इक्वल टू सम प्लस सी इंट ऑफ args ऑफ आई। args ऑफ आई को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर सम में ऐड करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसको रन करने, अब मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया VBC M79.VB। ये प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइल करने के तरीके में कुछ डिफरेंस नहीं। रन करूंगा मैं M79 और एंटर, तो काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज 0 लिखा हुआ आया। काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज 0, और सम इज भी 0, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यूज पास करी नहीं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करते हुए M79 लिखा मैंने, और उसके बाद मैं यही वैल्यूज पास कर सकता। मैंने वैल्यूज पास करी 10, 20, 30, 40, 50, 5 वैल्यूज पास करी मैंने। इससे मेन मेथड कॉल होगा, ये पांचों वैल्यूज args एरे में स्टोर हो जाएंगी, और इनको मैंने लूप चला के सम किया। तो आउटपुट क्या आ रहा है? काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज 5 और सम इज 150। तो जितनी मैंने वैल्यूज पास करी हैं उनका सम आएगा। फिर मैंने लिखा M79, अब की बार मैंने और वैल्यूज पास कर दी, तो उन सबका सम आ जाए। काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज 12 और सम इज 311। फिर मैंने वैल्यूज पास करते हुए मैंने यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, जैसा आप देख रहे हो 6, 7 के बाद नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। तो ये रन टाइम एरर आया, सिस्टम डॉट इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो अगर अपन चाहते हैं ये एक्सेप्शन नहीं आया, तो उसके लिए अपने को एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, जो अपन आगे करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग वही है जो आप लोगों ने जावा में पढ़ी थी, और MSc ने C# में और ओरेकल में पढ़ी थी। तो वही इसमें भी होती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में जो मेन का आर्ग्यूमेंट होगा वो आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, स्ट्रिंग एरे टाइप का। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हो args, लेकिन इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। अगर मैं और कुछ डेटा टाइप रखूंगा तो एरर आएगा।
अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का बेनिफिट क्या है कि प्रोग्राम को रन करते हुए ही साथ में वैल्यूज पास कर दी, साथ में वैल्यूज पास कर दी, मतलब आपको यूजर से इनपुट लेने वाला कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जब प्रोग्राम रन होगा साथ में ही वैल्यूज पास कर दी गई। अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करें तो अपने को मेन के अंदर यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। असाइनमेंट है कि कमांड लाइन पे जितने भी इंटीजर्स पास किए गए हैं उसमें जो इवन इंटीजर्स हैं उनका आपको सम करना है।